अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर फिजिक्स मेंटर कामरान अख्तर चौधरी। आज हम लोग जिस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे वो सेकेंड ईयर की फिजिक्स का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और उसका नाम है गॉस लॉ। आइए देखते हैं कि गॉस लॉ को हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आर्टिकल जो है वो हमारे पास है गॉस लॉ। इसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन करते हैं कि ये गॉस लॉ हम लोगों को क्या बताता है। ये लॉ हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर हमारे पास हो क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो आर्बिट्रेरी शेप की, और उसके अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हों और हम लोगों ने ये देखना हो कि इस क्लोज सरफेस के अंदर से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो गॉस लॉ हम लोगों को ये बताता है कि जो उस क्लोज सरफेस के अंदर से फ्लक्स गुजर रहा होगा वो एप्सिलॉन नॉट टाइम इनटू टोटल चार्ज के बराबर होगा। इसको हम लोग गॉस लॉ कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है और उसके अंदर हम लोगों ने ज़्यादा सारे चार्जेस रख दिए हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि उस सरफेस के अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट किया जाए, तो गॉस लॉ ये कहता है कि टोटल चार्ज लेकर आपने एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास उस क्लोज सरफेस के अंदर से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब हम लोग इसकी पेट डेफिनेशन लिखते हैं। दी फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज के बराबर होता है। इसको हम लोग गॉस लॉ कहते हैं। अब ये जो हम लोगों ने गॉस लॉ की डेफिनेशन की है इसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, और गॉस लॉ की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि लेट हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, और याद रहे कि ये जो क्लोज सरफेस है ये हमारे पास आर्बिट्रेरी शेप की, किसी भी शक्ल की हो, उस पर ये लॉ अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। इस क्लोज सरफेस के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, n नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो रख दी है, और हम लोग ये चाहते हैं कि इस क्लोज सरफेस के अंदर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास एक आर्बिट्रेरी शेप की एक क्लोज सरफेस है ये, और इसके अंदर हम लोगों ने ये चार्जेस रखे हुए हैं। लेट हम लोग ये कहते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड Q1 है। इसी तरह यहां पर एक चार्ज है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो Q2 है। इसी तरह यहां पर एक चार्ज है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो Q3 है। इसी तरह यहां पर एक चार्ज है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो Q4 है। इसी तरह इसके अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, और nth चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है वो Qn है। और हम लोग ये चाहते हैं कि इस क्लोज सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स इन n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो है वो कैलकुलेट करें। तो हम लोगों ने ये जो चार्जेस रखे हैं, फर्ज किया पहले चार्ज की मैग्नीट्यूड Q1 है, दूसरे की Q2 है, तीसरे की Q3 है, सो ऑन हमारे पास nth चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है Qn है। अब अगर हम लोगों ने फ्लक्स मालूम करना है तो हम लोगों को लास्ट लेक्चर वाला जो कंसेप्ट था उसको हम लोगों को रिवाइंड करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक चार्ज है और हम लोगों ने उसको क्लोज सरफेस में रखा हुआ है, तो उसमें से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो हमारे पास था 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू Q के बराबर था। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग हर एक चार्ज का इंडिविजुअल फ्लक्स मालूम कर लेंगे और बाद में उसको सम कर लेंगे, तो हमारे पास सरफेस का टोटल फ्लक्स जो है वो आ जाएगा। अब हम लोग फर्ज कर रहे हैं कि ये जो Q1 है इसकी वजह से जो फ्लक्स बन रहा है वो φ1 है,
इसी तरह Q2 जो है इसकी वजह से जो बन रहा है वो फाई 2 है। इसी तरह ये हमारे पास फाई 3 और nth चार्ज की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है वो फाई n है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि टोटल फ्लक्स आ जाए तो फाई t हमारे पास आ जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस सो ऑन फाई n हमारे पास आ जाए। अब हम लोग ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए हर एक इंडिविजुअल चार्ज का फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर। अब हमारे पास जो पहले चार्ज का है फाई 1 उसका अगर हम लोगों ने फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो वो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी चार्ज का अगर हम लोगों ने फ्लक्स क्लोज सरफेस में देखना है तो उस चार्ज की मैग्नीट्यूड को एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड कर देना है तो वो उसका कोरस्पॉन्डिंगली फ्लक्स निकल आएगा। इसी तरह हमारे पास फाई 2 जो है वो आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2। इसी तरह फाई 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग nth चार्ज का मालूम करना चाहते हैं तो वो फाई n होगा और वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn के बराबर आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये n नंबर ऑफ चार्जेस का अलग से फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम लोग टोटल चेक करना चाहते हैं तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और ये सारे फ्लक्स की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1 कौन सी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो फाई t हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, क्योंकि यहां फाई 1 है, फाई 1 की वैल्यू ये हमारे पास पड़ी हुई है और दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड का क्या आएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3। इसी तरह चलते 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 प्लस अगर nth चार्ज का मालूम करेंगे तो वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn के बराबर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में देखें आप लोग कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो कॉमन है, उसको बाहर ले लेते हैं तो बाकी हमारे पास जो टर्म बच जाएगी वो आ जाएगा फाई t इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन हमारे पास Qn जो है वो आ जाएगा। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास है ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सो ऑन Qn, ये हमारे पास पूरी क्लोज सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज जो है वो लिखा हुआ है वो इसके अंदर आ गया है। तो हम लोग अगर इसको कैपिटल Q कह देते हैं और कैपिटल Q क्या है Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन Qn के बराबर है और ये कैपिटल Q जो है ये टोटल चार्ज इन क्लोज सरफेस है। तो हमारे पास जो फ्लक्स है फाई t वो आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q आ जाएगा। तो ये जो हमें गाज लॉ की हमने डेफिनेशन की थी यहां पर हम लोग एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और ये इक्वेशन हम लोगों को बता भी रही है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू टोटल चार्ज के बराबर है। तो ये हम लोगों ने गाज लॉ की हमने एक्सप्लेनेशन कर दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए गाज लॉ की एप्लीकेशंस को जो है वो डील करें। अब हम लोग गाज लॉ की एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गाज लॉ, गाज लॉ की हम लोग एप्लीकेशंस जो है वो देखते हैं। अब ये गाज लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं, हम लोग क्या करेंगे गाज लॉ की एप्लीकेशन में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पर मालूम करेंगे। अब गाज लॉ ये कहता है कि अगर आपने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है ड्यू टू द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस तो आप लोगों को मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। यानी कि गाज लॉ ये कहता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा लेकिन आपको मेरी भी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। वो क्या है, पहला पॉइंट ये है कि गाज लॉ ये कहता है कि आपने अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है तो उस पॉइंट पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर एक क्लोज सरफेस जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी जिस पॉइंट पर भी मालूम कर रहे हैं और उस क्लोज सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस हम लोग उसको कहते हैं।
दूसरा इसका पॉइंट ये है कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालने के लिए दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपको फ्लक्स मालूम कर लेना है डेफिनेशन से, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और साथ में इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। फिर ये कहता है कि अगर आपने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है तो आप लोगों को मैं हेल्प करता हूं, लेकिन आपको मेरे पॉइंट मानने पड़ेंगे। इसका तीसरा पॉइंट ये है, ये कहता है कि आप लोगों ने उस सरफेस पर फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना है जो मैंने बताया है, यानी कि जो हम लोगों ने फार्मूला गॉस लॉ की मदद से निकाला है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर जो है वो 2 कर देते हैं। ये 3 पॉइंट गॉस लॉ के अप्लाई करके हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, गॉस लॉ को इस्तेमाल करके गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को हम लोग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी जो पहली एप्लीकेशन है हम लोग अब जो डील करने लगे हैं वो गॉस लॉ की हम लोग एप्लीकेशंस जो है वो पढ़ने लगे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। और इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है, नंबर 1 है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को निकालना है इनसाइड a charge hollow sphere। हमने पहली इलेक्ट्रिक फील्ड पहली एप्लीकेशन में क्या करना है कि हमारे पास हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। एक हॉलो स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसके अंदर की तरफ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि लेट हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, और उस हॉलो स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम लोगों ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और वो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और ये हमारे पास वो हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो हम लोग कहते हैं कि वो आर के बराबर है। अब इस हॉलो स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और हम लोग अब ये चाहते हैं कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि इस हॉलो स्फीयर के अंदर की तरफ है। अब अगर हम लोग इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमें गॉस लॉ के सारे पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं दोबारा से लिख देता हूं। पहला पॉइंट इसका यह है कि जिस पॉइंट पर आपने मालूम करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, वहां पर उस पॉइंट पर आपको एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब ये गॉसियन सरफेस जो है ये हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो ब्लू कलर की है ये हमारे पास एक हम लोगों ने गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रॉ कर दिया है, और इसका रेडियस हम लोग कह देते हैं कि आर प्राइम है। और आप लोग चेक कर लें कि आर प्राइम जो है वो लेस देन है आर, यानी कि हॉलो स्फीयर के अंदर है। अब अगर हम लोग इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग गॉस लॉ का दूसरा पॉइंट इस पर अप्लाई करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोगों ने फ्लक्स मालूम कर लेना है बाय डेफिनेशन, जो कि हमारे पास E वेक्टर डॉट A वेक्टर है, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरीके से अब गॉस लॉ का तीसरा पॉइंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पॉइंट है, तो वो हमारे पास है कि फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू के बराबर आ जाएगा, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर जो है वो 2 कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है और 2 है इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा E वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू ε0 इंटू क्यू के बराबर आ जाएगा।
अब इनको हम लोगों ने कंपेयर किया तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड भी जो है वो बराबर कर दी है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने लगा हूं कि ये जो हम लोगों ने इक्वेशन अप्लाई करनी है ये गाउसियन सरफेस पे अप्लाई करनी है। हम लोगों ने ये जो है ये गाउसियन सरफेस पे हम लोगों ने अप्लाई करनी है। और गाउसियन सरफेस ये आप लोग चेक कर लें ब्लू कलर की है, और ब्लू कलर पे आप लोग चेक कर लें ये ब्लू कलर की जो सरफेस बनी हुई है इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि गाउसियन सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको हम लोग जो है वो यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी E वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू 0 के बराबर आ जाएगा। अब 0 से ये सारा फैक्टर हमारे पास राइट हैंड साइड वाला जो है वो 0 हो जाएगा, ये E वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने गाउसियन सरफेस पे लगाए हैं। तो आप लोग चेक कर लें जो गाउसियन सरफेस है उसका एरिया जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, इसलिए A 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा फैक्टर 0 है, तो यहां पर हम लोगों को ये साबित हो गया कि यहां पर E जो है वो 0 है। अब ये इक्वेशन ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दी हॉलो स्फीयर जो है वो 0 होती है, यानी कि अगर हम लोगों ने चार्जेस को एक हॉलो स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो उसके अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि इस रिजल्ट को हम लोग इस्तेमाल करके बाद सर्किट को शील्ड करते हैं। अगर आप लोग कंप्यूटर के मॉनिटर का या आप लोग टीवी का आप लोग देखें, इसका सर्किट जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया होता है, एक मेटल सरफेस उसके इर्द गिर्द लगाई हुई होती है ताकि अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर 0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस से उसको बचाया जाए। इसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये थी हमारे पास गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन। अब गॉस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं, वो है हमारे पास calculate the electric field intensity due to infinite sheet of charges। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इन्फिनिट शीट की वजह से, इन्फिनिट शीट पर पड़े हुए चार्जेस की वजह से हम लोग क्या करने लगे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने लगे हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट हमारे पास एक शीट है जो इन्फिनिट एक्सटेंट तक पॉजिटिव और नेगेटिव फैली हुई है, और उसके ऊपर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो शीट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे पास एक शीट है, फर्ज कर रहे हैं कि इधर हमारे पास ये पॉजिटिव एक्सटेंट तक फैली हुई है, इन्फिनिटी तक गई हुई है। इसी तरीके से ये नीचे भी हमारे पास इन्फिनिटी तक गई हुई है, और यहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और हम लोग अब ये चाहते हैं कि इस शीट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग किसी भी पॉइंट पर मालूम करना चाह रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि फर्ज किया इस पॉइंट P पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब अगर आप लोग इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें फिर जो है गॉस लॉ के पॉइंट इस्तेमाल करना पड़ेंगे। गॉस लॉ में ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमें क्लोज सरफेस ड्रा करनी पड़ेगी। यहां पर हमारे पास जो एक क्लोज सरफेस होगी वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी। ये हमारे पास क्लोज सरफेस है और ये आ गई, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है जो कि हम लोगों ने एक सिलेंडर की शक्ल में जो है वो कंसीडर कर ली है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर आप लोग चेक करें कि यहां पर आपके पास 3 सरफेस बन रही हैं। एक ये जो मैं रेड कलर कर रहा हूं, एक हमारे पास ये सरफेस है, इसको हम लोग जो है S1 कह देते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास दूसरी सरफेस है, इसको हम लोग S2 कह देते हैं, और ये हमारे पास एक कर्व सरफेस है, इसको हम लोग S3 कह देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ का दूसरा पॉइंट देखें कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो गॉस लॉ
में आप लोगों को दूसरे पॉइंट में इसका फार्मूला जो है फ्लक्स का वो बाय डेफिनेशन वाला इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आप लोगों ने फ्लक्स मालूम करना है तो आप लोग यहां पर मालूम करेंगे बाय डेफिनेशन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब आप लोगों को इस फार्मूले का सही तरीके से पता चलेगा। अब ये फार्मूला हम लोगों ने गॉसियन सरफेस पे अप्लाई करना है। मैंने पीछे बताया कि ये गॉसियन सरफेस पे अप्लाई करना है। अब गॉसियन सरफेस पे हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म की सरफेस बन रही हैं। एक S1 है, एक S2 है, एक S3 है। अब फर्ज कर रहे हैं ये जो शीट है, ये फर्ज कर रहे हैं कि हमारे पास इस तरह की एक शीट है और ये इन्फिनिट एक्सटेंट तक जो है वो इंक्रीज की हुई है और इसके ऊपर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज जो है वो रखे हुए हैं और हम लोग इस पे जो क्लोज सरफेस हम लोग ड्रा कर रहे हैं वो हमारे पास फर्ज कर रहे हैं इस तरीके से। ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ये जो बोर्ड मार्कर हम लोगों ने इसके अंदर का किया है, ये एक क्लोज सरफेस ड्रॉ की है। अब इस वाले को मैंने S1 कह दिया है, इस वाली को S2 कह दिया और ये जो कर्व सरफेस है इसको हम लोगों ने S3 कह दिया है। और अब हम लोग फ्लक्स मालूम करेंगे बाय डेफिनेशन इन तीनों सरफेस की वजह से फ्लक्स मालूम करेंगे और बाद में टोटल सरफेस का मालूम कर लेंगे। तो अगर पहली सरफेस का हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो उसको हम लोग φ1 कह देते हैं। वो हमारे पास बन जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ये हमारे पास आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब हम लोगों ने थीटा मालूम करना है। थीटा जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान में है। और फर्ज कर रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज की एक शीट है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ है। यानी कि इस साइड पर देखेंगे तो इस साइड पर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है तो इस साइड पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फर्ज कर रहे हैं, ये ब्लू कलर का बोर्ड मार्कर दिखा रहा है। तो अगर यहां पर S1 की बात करें, S1 हमारे पास जो सरफेस थी उसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करें तो वेक्टर एरिया मैंने पीछे बहुत सारे आर्टिकल में एक्सप्लेन कर दिया कि वेक्टर एरिया ऐसा वेक्टर है जो कि सरफेस एरिया के बराबर, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड ड्रॉन होगी। अगर इस सरफेस का वेक्टर एरिया ड्रॉ करें तो वो ऊपर की तरफ होगा ऐसे, तो वेक्टर एरिया की भी डायरेक्शन इधर और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन भी इधर। तो यहां पर एंगल जो है वो 0 बन रहा है। तो हमारे पास यहां पर हम लोग थीटा जो है वो 0 लिख देंगे और cos 0 जो है आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, cos 0 जो है वो 1 के बराबर है तो φ1 हमारे पास आ जाएगा ई ए आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने पहली सरफेस का निकाल लिया। अब ये फ्लक्स जो है वो हमारे पास पहली सरफेस का आ गया। अब सरफेस नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसका फ्लक्स कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगा φ2 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। अब हम लोग सरफेस 2 की अगर बात करें तो आप लोग चेक कर ले, मैंने आपको बताया कि ये एक शीट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अब इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड ड्रॉन होगी। अब ये हम लोगों ने क्लोज सरफेस ड्रॉ की हुई थी, पहले हमने सरफेस 1 की बात की थी, अब सरफेस 2 की बात कर रहे हैं। इस पर जब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड पर होगी और इसका अगर वेक्टर एरिया ड्रॉ करें वो भी इस साइड पर होगा। अब यहां पर भी सरफेस नंबर 2 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो एक ही साइड पर है, यानी पैरेलल है। आप लोग चेक कर लें, इसका वेक्टर एरिया जो है वो इस साइड पर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी साइड पर है। तो यहां पर बनने वाला एंगल जो है वो 0 डिग्री है। तो यहां पर अगर आप लोग थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री यहां पर पुट करें तो cos 0 जो है वो हमारे पास 1 होता है तो φ2 हमारे पास आ जाएगा ई ए आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने सरफेस 1 और 2 का फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि सरफेस नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो मैं फिर इसकी एग्जांपल दूंगा कि ये हमारे पास एक शीट है जिस पर चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। हमने सरफेस 1 की भी बात कर ली, सरफेस नंबर 2 की भी बात कर ली, अब इस कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड ड्रॉन है। अब ये कर्व सरफेस का वेक्टर एरिया ड्रॉ करेंगे तो ये इस साइड पर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस साइड पर है। तो इस वक्त एंगल 90 का बन रहा है, चाहे इधर ले लें चाहे इधर ले लें तब भी 90 बन रहा है, चाहे इधर ले लें तब भी 90 बन रहा है। कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान में बनने वाला एंगल थीटा जो है वो 90 का बन रहा है। तो φ3 हमारे पास आ जाएगा ई ए cos ऑफ 90 डिग्री। कैलकुलेटर से चेक कर लें, ये 0 होता है तो φ3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया तीनों सरफेस का बाय डेफिनेशन। तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स जो है वो सरफेस का आ जाएगा। तीनों को हम लोग प्लस कर लेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 तो φ हमारे पास आ जाएगा। ये पहली सरफेस का हमारे पास ई ए है, चेक कर लें। इसी तरह दूसरी सरफेस का वो भी ई ए है,
तीसरी का वो 0 है, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2EA। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये हमारे पास है, हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दी। अब इसका तीसरा पॉइंट है कि अगर हम लोगों ने फ्लक्स मालूम करना है तो अभी हमें गॉस लॉ का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग ये कह देते हैं कि यहां पर जो चार्जेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और वो हमारे पास होती है चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें ये बताएगी कि यूनिट एरिया में हमने कितने चार्जेस जो है वो रखे हुए हैं। अब यहां से अगर हम लोग Q की वैल्यू को निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। ये हम लोगों ने Q निकाला, अभी आपको पता चल जाता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, फाई E इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के बराबर आ जाए। अब ये Q की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली हुई है, ये यहां पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई E इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए आ जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो ये हम लोग गॉस लॉ के सारे पॉइंट फॉलो करते हुए आ रहे हैं और हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई हैं। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए के बराबर आ जाएगा। तो यहां आप लोग चेक कर लें, ए से ए कट जाएगा। हम लोगों ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है तो 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 और साथ में एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है वो R यूनिट वेक्टर हम लोगों को बताएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। तो इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ द चार्ज निकाल लिया है। अगर पेपर में आए, डिफरेंट बोर्ड में इसका स्टाइल डिफरेंट होता है, लेकिन अगर फैसलाबाद बोर्ड में ये क्वेश्चन आए तो वो कहता है डिफाइन गॉस लॉ एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। होप सो कि ये आर्टिकल आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आप लोगों को मेरी मजीद आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अगर आप लोगों को इसकी हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से ले सकते हैं।